यो ददाति सतां शम्भो कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृद्योषो शङ्करः सन्तनोतु मे। ॐ सांब सदाशिवाय नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। ठीक है, तो भवादि अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने कितने लकारों का अध्ययन अब तक कर लिया है? 3 लकार। लटा लीट लुट। ठीक है, ये लट लकार है, ये भविष्यत अर्थ में विद्यमान धातु से होता है। लिट लकार जो है वो परोक्ष अनिद्यतन भूत अर्थ में विद्यमान धातु से होता है, और लुट लकार अनिद्यतन भविष्य अर्थ में धातु से होता है। ठीक है, अब ये आ रहा है सूत्र लिट से च। ठीक है, क्या है सूत्र? लिट से च। ठीक है, वृत्ति पढ़िए पहले। भविष्यादर्थे अर्थात धातोर लिट स्यात् क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम सत्याम च। ठीक है, कह रहे हैं देखिए, भविष्यत अर्थ में धातु से लिट होता है। ठीक, भविष्यत अर्थ में धातु से लिट होगा। सामान्य भविष्य की बात हो रही, जैसे ये इसमें ये नहीं कहा गया कि इस लिट इस भविष्य में कोई बंधन नहीं है कि परोक्ष में होगा, कि अद्यतन में होगा, कि अनद्यतन में होगा, कि प्रत्यक्ष में होगा। इसमें ये केवल कहा गया कि भविष्यत अर्थ में धातु से लिट प्रत्यय होता है। ठीक है, यानी ये भविष्यत की बात कहीं पर भी होगी तो ये भविष्यत अर्थ में इस सूत्र से लिट की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अनद्यतन, जहाँ पर अनद्यतन भविष्य की बात होगी वहां पर ये सूत्र बाधित हो जाएगा, क्योंकि अनद्यतन भविष्य के लिए किसका विधान कर दिए हैं? अनद्यतने लुट। ठीक है, तो भविष्य अर्थ में वो भी होता है, लेकिन वो किस भविष्य में होता है? अनद्यतन भविष्य में। जैसे कह दे स्वा भविता, स्वा मतलब कल, भविता मतलब होगा, यानी कल होगा। सो भविता यानी कल होगा, तो इसमें भविता यानी कि अनद्यतन लुट का प्रयोग किया गया है। ठीक है कि नहीं? लेकिन कह दे कि आज के लिए कहना है कि वह होगा तो कहेंगे सा भविष्यति। लेकिन अगर किसी को कल के लिए कहना है तो क्या कहेंगे? सा भविता, वह होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो हम इस लकार को पढ़ने जा रहे हैं, इस लकार को लिट, तो ये लिट लकार सामान्य भविष्यत अर्थ में प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें कोई बंधन नहीं है। ये कहाँ वहां नहीं प्रवृत्त होगा जहाँ अनद्यतन भविष्य की बात होगी, वहां पर ये लकार नहीं प्रयुक्त होगा। बाकी सामान्य भविष्य में इसका प्रयोग होगा। लेकिन इसमें एक चीज और करें, क्रियायाम, क्या करें? क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम सत्याम, क्या करें? सत्याम सत्याम च। वहां वाली का इसमें चाल गया। ठीक है, अलग सिद्धांत में। ठीक, यानी कह रहे क्रियार्थायाम क्रियायाम, इसी को समझना है। ठीक है, ये तो सामान्य समझ रहे कि लिट भविष्य दर्ते लिट, भविष्य अर्थ में जो भी धातु है उससे लिट होता है। ठीक है जी जी, ये सामान्य चीज है। लेकिन इसमें जो ये पद दे दिए हैं क्रियार्थायाम क्रियायाम, अब इसी को समझना कि क्रियार्था क्रिया क्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो से पद दे दिए हैं, इस पद को ना देते तो क्या गड़बड़ी होती। वही कह रहे हैं कि अगर जब इस सामान्य भविष्य में इसका प्रयोग हो रहा है तो केवल लिट लिख देते, केवल लिट लिख देते, यानी लिट मानी भविष्य अर्थ में धातु से लिट प्रत्यय होता है। इसमें से चाल लिखने, से लिखने का क्या तात्पर्य है? तो आप पूर्व में देखेंगे तो इस सूत्र के पूर्व में एक है सूत्र तुमनु रघुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। ठीक है जी भैया, उस सूत्र से क्रियायाम क्रियार्थायाम का अनुवर्तन इसमें आ रहा है। जी जी, आ रहा है। ठीक, अब इस सूत्र भविष्य अर्थ का आ रहा है, भविष्यति का अर्थ आ रहा है, भविष्यति गम्यादया ही सूत्र से भविष्य का अनुवर्तन आ रहा है। जी जी जी, ठीक है जी। अब देखो इस सूत्र में कितने पद है, तो एक है लिट। लिट में प्रथमा विभक्ति एक वचन, से इसमें क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन, चा इति अव्ययम। ठीक है, और भविष्यत कहाँ से आ रहा है? तो भविष्यति गम्यादया, इस सूत्र से भविष्य आ रहा है। ठीक, और धातु अधिकृत है, ये धातु का अधिकार ही चल नहीं रहा है। मतलब धातु हो, धातु से भविष्यत अर्थे, भविष्यत अर्थ में लिट लकार होता है, लिट प्रत्यय होता है।
लेकिन जो इसमें ये आ रहा है, ठीक है, तुम लोग क्रियायाम क्रियार्थायाम, इस सूत्र जो है अष्टाध्याय में पढ़ा गया है ना। जी जी। तो इस जो ये सूत्र लिट से इससे पूर्व में पढ़ा गया है। तो क्रियायाम क्रियार्थायाम की शर्त क्या है, इसमें यही समझना है, क्रियायाम क्रियार्थायाम का शर्त क्या है। ठीक है, शेषे पद से उसी का ग्रहण हो रहा है। हाँ। इस शेषे पद लिखने का क्या मतलब है, ये क्रियायाम क्रियार्थायाम, जी। क्रियार्थायाम और क्रियायाम, और लिखे हैं सत्याम सत्याव, मतलब चाहे उसका क्रियार्था क्रिया का प्रयोग हो या ना हो। ठीक है, तो लिट लकार का प्रयोग होता है और भविष्य अर्थ में तो लिट का प्रयोग होता है, लेकिन एक ये विशेष बात बता रही कि अगर ये चीज हो तब भी लिट लकार का प्रयोग होता है। हमको अब ये समझना है क्रियार्था क्रिया क्या है। ठीक है, ठीक जी। तो कह रहे हैं, देखो, जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया के निष्पादन अर्थ के लिए की जाए, मतलब जो क्रिया किसी दूसरे क्रिया को पूर्ण करने के लिए की जाए उसे क्रियार्था क्रिया कहते हैं। समझे कि नहीं। जैसे हम कोई क्रिया किस लिए करें कि वो क्रिया संपूर्ण हो जाए। जैसे कहे कि कोई भी बात मान लो, जैसे कोई कार्य करना है, सामान्यतः कार्य करते हो, लेकिन कोई कार्य करते हो अगर, तो उसमें कभी कभी दूसरे कार्य को पूरा करने के लिए कोई कार्य करते हो। जैसे उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं, करिष्यामीति व्रजति, करिष्यामीति व्रजति, करिष्याम लिखा है ना, करिष्याम इति व्रजति, इसका तात्पर्य समझो। करे करिष्यामी मतलब मैं करूँगा, क्या मैं करूँगा, करिष्याम मतलब मैं करूँगा। करिष्याम में कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है ना, करिष्यामी प्रथम प्रथम, ठीक है, यानी अहम करिष्यामी। तो अहम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि अस्मद्युत्तमा, पढ़े थे कि नहीं। तो चाहे प्रयुज्यमान हो या अप्रयुज्यमान हो तो भी प्रयोग होता है मध्य उत्तम का। तो कह रहे हैं करिष्याम इति व्रजति, मतलब मैं करूँगा इसलिए वह जाता है, मैं करूँगा इसलिए वह जाता है। तो किस लिए जाता है कि मैं करूँगा। ठीक है, पठिष्याम इति व्रजति माने मैं पढ़ूंगा इसलिए वह जाता है। तो जा क्यों रहा है, पढ़ने के लिए जी। वो भ्रजन क्रिया, वो चलने की क्रिया किस लिए कर रहा है, पढ़ने के लिए, भविष्य में पढ़ने के लिए, है कि नहीं। जी जी। तो जो ये क्रिया कर रहा है, व्रज क्रिया कर रहा है, जो चलने की क्रिया कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है, पढ़ने के लिए। किस लिए, पढ़ने के लिए। तो जो क्रिया मतलब दूसरे क्रिया को निष्पादन करने के लिए की जाए उसे क्रियार्था क्रिया कहते हैं। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे समझे समझे। मतलब क्या वाक्य बोले, पठिष्याम इति व्रजति, मतलब मैं पठिष्यामी पढ़ूंगा। ठीक है, मैं पढ़ूंगा इसलिए, व्रजति मतलब दूसरों का निष्पादन कर रही हो, इसको भी कह सकते हैं। हम पठिष्यामि सह व्रजति, मतलब जिसका लिखा है पठिष्याम इति व्रजति। पठिष्याम मतलब मैं पढ़ूंगा इसलिए वह जाता है, मतलब किसी को देखिए कहे कि वो कह रहा है कि मैं पढ़ूंगा इसलिए वह जा रहा है। तो वो जा क्यों रहा है, पढ़ने के लिए। क्यों जा रहा है, पढ़ने के लिए। तो ये जो चलने की क्रिया कर रहा है, गमन क्रिया जो कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है कि अपने पठन क्रिया को पूरा करे कि नहीं। तो पढ़ने के लिए तो चल रहा है। तो यानी यही तो कह रहे हैं कि अगर कोई क्रिया दूसरी क्रिया को पूर्ण करने के लिए की जाए तो उसे क्रियार्था क्रिया कहते है। तो यानी जो ये गमन क्रिया और एक कैसी क्रिया है, क्रियार्था क्रिया। कैसी क्रिया है, क्रियार्था क्रिया। समझे कि नहीं। वही हिंदी में लिख रहे हैं, कह रहे हैं जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया के निष्पादन अर्थ के लिए की जाती है उसे क्रियार्था क्रिया कहते हैं। यानी प्रयोजनम यस्या सा क्रियार्था क्रिया, मतलब जो दूसरे प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए की जाती क्रिया उसे क्रियार्था क्रिया कहते हैं। ठीक, मतलब वही बता रहे कि मैं करूँगा इसलिए वह जाता है। ठीक, यहाँ क्रियार्था क्रियाओं के विद्यमान रहते करिष्याम और पठिष्याम में भविष्यत काल में लिट किया गया है। जो ये वाक्य कह रहे हैं, करिष्याम इति व्रजति, मतलब ठीक है, पठिष्यामि इति व्रजति। तो यहाँ पे दोनों जगह देख रहे हो, करिष्यामि और पठिष्यामि लिट लकार का प्रयोग किया गया है। जी जी। है कि नहीं, लिट लकार का प्रयोग किया गया है। जी। और
ये जो क्रिया कर रहे हैं करिष्यामि मतलब मैं करूँगा, ये भविष्यत है कि मतलब मैं करूँगा। और उस करूँगा ये इस करने के लिए वो क्या कर रहा है, व्रजति, वह चल रहा है, क्या कर रहा है, गमन कर रहा है कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा इति व्रजति, इसलिए वो चल रहा है, समझे कि नहीं। तो यानी कि इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए जो भविष्य में कह रहा है कि मैं पढ़ूंगा, इसलिए वो क्या कर रहा है, चल रहा है, गमन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो व्रजत क्रिया है, ये जो गमन क्रिया है, ठीक है, ये किस लिए है, ये इसको क्या कहेंगे, क्रियार्था क्रिया। कैसी क्रिया कहेंगे, क्रियार्था क्रिया। क्योंकि ये क्रिया जो ये क्रिया हो रही है ये इसके निष्पादन के लिए हो रही है। जब ये क्रिया होगी, जब वो चलकर विद्यालय पहुंचेगा तभी तो पढ़ेगा। तो यानी इस क्रिया को किए बिना इस क्रिया को पूर्ण नहीं कर सकते, समझे। तो यानी जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया के निष्पादन के लिए की जाए उसे क्रियार्था क्रिया कहते। स्पष्ट हो गया बात। आगे कह रहे हैं कि परंतु इस प्रकार की क्रियार्था क्रियाएं यदि साथ में ना भी पढ़ी गई हो तो भी भविष्यत काल में लिट का प्रयोग किया जाता है, यथा करिष्यामि, पठिष्यामि, समझे कि नहीं। इसीलिए कह रहे हैं क्रियायाम क्रियार्थायाम सत्याम सत्या वा, मैंने क्रियार्था क्रिया चाहे सत्य हो या असत्य, मतलब प्रयोग हो क्रियार्था क्रिया का या ना प्रयोग हो, तब भी लिट का प्रयोग होता है, समझे कि नहीं, तब भी लिट का प्रयोग होता है। लेकिन अगर कई या ऐसी क्रियार्था क्रिया है तब तो लिट का प्रयोग होता ही है। लेकिन अगर क्रियार्था क्रिया नहीं, सामान्य कि मैं पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, मैं खाऊंगा, तो ये अगर कल के लिए हम कह रहे हैं तो इसमें भी लिट का प्रयोग होता है। लेकिन अगर आज के लिए कह रहे हैं कि अभी मैं पढ़ूंगा, अभी पढ़ूंगा 12 बजे के पहले, तो ये अद्यतन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अद्यतन होगा। तो उसमें लिट का प्रयोग होगा कि अहम पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगा, ठीक। लेकिन अगर कल के लिए कह रहे हैं कि मैं पढ़ूंगा तो क्या कहेंगे, अनद्यतन नहीं होगा, हाँ आज वाला अनद्यतन नहीं होगा, आज वाला अद्यतन है, अद्यतन अब आज के बाद का अनद्यतन है। चाहे आप 12 बजे पहले जाओगे तो अनद्यतन भूत हो जाएगा, 12 बजे बाद जाओगे तो अनद्यतन भविष्य हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो अनद्यतन भविष्य में जान गए हो कि किसका प्रयोग होता है, तो अनद्यतन लुट आया था। तो उसमें अगर कहें कि जैसे मुझे कहना कि मैं कल पढ़ूंगा, तो कहेंगे मैं पढ़ूंगा, तो क्या करेंगे प्रयोग, अहम पठितास्मि, ये तो बनता है पठितास्मि, पठितास्वा, पठितास्मा, ये तो बना है, तो मैं पढ़ूंगा। लेकिन अगर आज पढ़ना है तब क्या कहेंगे, अहम पठिष्यामि, अहम पठिष्यामि, इसमें लिट का प्रयोग हो जाएगा। सामान्य भविष्य के अर्थ में लिट का ही प्रयोग होगा, बाकी अनद्यतन भविष्य के अर्थ में लिट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये बात इतना स्पष्ट है, इतनी बात अलग है। सामान्य भविष्य रहेगा तो लिट का प्रयोग होगा, लेकिन से इस पद से जो ग्रहण हो रहा है क्रियार्थायाम क्रियायाम, किस सूत्र से आ रहा है, तो तुमुन्नवुलव क्रियायाम क्रियार्थायाम, इससे से पद से अनुवर्तित हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि क्रियायाम क्रियार्थायाम, यानी क्रियार्था क्रिया समझ गए हैं। तो अगर ये क्रियार्था क्रिया प्रयोग हो या ना हो तब भी लिट का प्रयोग होता है, ठीक है। सामान्य रूप से ये भी कह सकते हैं अहम पठिष्यामि, अहम खादिष्यामि, अहम गमिष्यामि, ठीक है। और लेकिन ये एक चीज़ और ध्यान देना, अगर जब क्रियार्था क्रिया रहती है तो इति शब्द का प्रयोग किया जाता, इति शब्द बीच में लगेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, करिष्यामि इति व्रजति, पठिष्यामि इति व्रजति। ये नियम है कि यदि क्रियार्था क्रिया उपपद है तो लिट के प्रयोग, अगर लिट का प्रयोग करना है तो इत लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है, जैसे लिट का प्रयोग होगा तो क्रियार्था क्रिया के उपपद रहते लिट करना होगा, ठीक है। अगर क्रियार्था क्रिया है, मतलब क्रियार्था क्रिया समझ गए हैं, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, यानी जो क्रिया दूसरे को निष्पादित करने के लिए जाए उसे क्रियार्था क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्रिया है व्रजत क्रिया, ठीक है। और व्रजत क्रिया के साथ अगर हमें लिट का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, लिट, ठीक है। तो अगर लिट का प्रयोग करना है तो बीच में इति लगा दिया जाता है, अगर लिट का प्रयोग करना है तब। अगर लिट का प्रयोग नहीं करना है तो इत लगाना है, नहीं लगाना है, इसके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन ये नियम है कि अगर क्रियार्था क्रिया के साथ हमको लिट का प्रयोग करना है, क्रियार्था क्रिया के उपपद रहते अगर लिट का प्रयोग करना है तो इत लगा दिया जाता है, समझ गए, ये नियम है। अब आगे कह रहे हैं कि यहाँ हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि लिट किसी प्रकार की उपाधि से युक्त नहीं है, ये बताया जा चुका है। लिट यहाँ पर किसी उपाधि से युक्त नहीं है, न परोक्ष, न प्रत्यक्ष, न अद्यतन, न अनद्यतन। ये लिट सर्वत्र भविष्य अर्थ में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अनद्यतन में इसका बाद है,
अन्नदत्तन लुट कर देगा, ये इस ध्यान में रखना है। ठीक है। अब कह रहे प्रश्न यहाँ पर हो रहा है कि जब आप क्रियार्था क्रिया के उपपद होने या ना होने से, ठीक है, चाहे क्रियार्था क्रिया रहे या ना रहे, दोनों प्रकार की अवस्था में लिट का विधान करते हैं। ये तो कहे क्रियार्था क्रियायाम क्रियार्थायाम सत्याम सत्यावा, चाहे क्रियार्था क्रिया हो या ना हो तब भी लिट का प्रयोग होता है। तो जब आप दोनों अवस्थाओं में लिट का प्रयोग करते हैं तो सूत्र में शेषे च अंश छोड़ क्यों नहीं देते? जो सूत्र में शेषे च अंश है इसको छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है। केवल लिट का सूत्र में प्रयोग अगर कर लेते, इससे भविष्य काल में लिट हो ऐसा सरल अर्थ होकर सब जगह लिट होने से कोई दोष नहीं आता। ठीक है। अगर केवल लिट रहता तो भविष्य अर्थ में लिट होता है, भविष्य गम्यादया से अनुवर्तन आ ही रहा है, भविष्य अर्थे लिट माने भविष्य में लिट होता है, तो ऐसा सब जगह हो जाता। आप शेषे चांस क्यों लाग रहे हैं? क्योंकि आप शेषे चांस ला रहे हैं। अगर क्रियार्था क्रिया को अनिवार्य रूप से करते तो शेषे चा पद का फल मिलता, लेकिन आप कह रहे हैं क्रियार्था क्रिया हो तब भी लिट होता है, क्रियार्था क्रिया ना हो तब भी लिट होता है, तो आप शेषे चा जो पद है इसको छोड़ दो, है कि नहीं? तो ये प्रश्न कर रहे हैं। तब उत्तर इसका क्या कह रहे हैं कि यदि ऐसा करते तो क्रियार्था क्रिया के उपपद होने पर, ठीक है, अगर ऐसा करते शेषे चा पद को ना ग्रहण करते तो क्रियार्था क्रिया ये है, इसके उपपद होने पर जो ये सूत्र है तुमुन डबलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, इस सूत्र से लिट का बाध कर देता। तब लिट केवल उसी अवस्था में प्रयोग होता जब क्रियार्था क्रिया ना होती। समझे कि नहीं? अगर शेषे चा पद इसमें नहीं लगाते, शेषे चा पद इसमें नहीं लगाते तो लिट का प्रयोग केवल वहीं पर होता जहां पर क्रियार्था क्रिया नहीं होती, है कि नहीं? क्योंकि क्रियार्था क्रिया में क्या हो रहा है? तुम क्या है सूत्र? तुम डबलो। क्रियार्था क्रिया में कौन सा प्रत्यय हो रहा है? तुमन और डबल प्रत्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हैं जी। तो अगर ये शेषे चा पद नहीं लगाते तो फिर क्रियार्था क्रिया के रहने पर ये सूत्र प्रवृत्त नहीं होता। तब ये सूत्र वहीं प्रवृत्त होता जहाँ क्रियार्था क्रिया ना रहती, वहीं पर ही लगता, और क्रियार्था क्रिया रहने पर ये सूत्र नहीं लग पाता, क्योंकि क्रियार्था क्रिया जब रहती तो वो आ जाता तुम डबलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, तो तुम डबल प्रत्यय हो जाता। समझे कि नहीं? जी जी। तो वही बता रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर शेषे चा पद से जो ये निवृत्तित कर रहे हैं तो चाहे क्रियार्था क्रिया रहेगी या ना रहेगी तब भी हम लिट कर पाएंगे। लेकिन अगर इस शेषे चा पद से इसको हम नहीं लाएंगे तो क्रियार्था क्रिया रहेगी तो लिट का प्रयोग नहीं हो पाएगा। समझ गए? जब क्रियार्था क्रिया रहने पर तुमुन या डबल का प्रयोग हो जाएगा, वही बता रहे हैं। कहें हमें क्रियार्था क्रिया के होने की दशा में डबल और तुमुन के साथ लिट वाला रूप भी अभिष्ट है, अतः सूत्र में शेषे चा यह अंश जोड़ा गया है। इनको जो है कह रहे हैं कि हमें तुमुन और डबल प्रत्यय जो है इन दोनों के साथ लिट का प्रयोग भी करना अभिष्ट है, मतलब इष्ट है। ठीक है, कि माने हमें तुमुन प्रत्यय और डबल प्रत्यय के साथ लिट भी करना है, उन दोनों के साथ लिट का भी प्रयोग करना है। इसीलिए सूत्र में शेषे चा पद ला दिए और शेषे चा पद से इनका अनुवर्तन ले आए। ठीक है। अगर शेषे चा पद से इनको नहीं लाते तो फिर तुमुन और डबल के साथ लिट नहीं हो पाता, क्योंकि जहाँ क्रियार्था क्रिया में तुमुन और डबल होता वहां पर लिट पहुंच पाता नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये फिर कहता ही ना कि क्रियायाम क्रियार्थायाम। ठीक है। लेकिन जब शेषे चा पद से इस सूत्र में क्रियार्था क्रियायाम क्रियार्थायाम जो ये पद आ रहा है, इसके कारण से यह, ठीक है, यह सूत्र तुमुन और डबल के प्रयोग होने पर भी ये उसमें प्रयोग हो जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि हमें तुमुन और डबल प्रत्यय जहां प्रयोग करेंगे उसके साथ साथ हमें लिट करना भी अभिष्ट है, इसलिए इस सूत्र में शेषे चा पद जोड़ा गया है। ये समझ गए? अगर शेषे चा पद नहीं होगा तो क्या दोष आएगा? तो शेषे चा पद नहीं होगा तो दोष ये आएगा कि जहां पर क्रियार्था क्रिया होगी वहां पर लिट का प्रयोग नहीं होगा, ये दोष आ जाएगा। ठीक है। तो कहे ठीक है अब लाइए, लेकिन इसका फल क्या है? तो कहे फल ये है कि अगर शेषे चा यहाँ पर है तो क्रियार्था क्रिया जहाँ पर तुमुन डबल हो रहा है वहाँ पर हम लिट लकार भी कर पाएंगे, यानी तुमुन डबल के साथ लिट भी हो जाएगा। ये शेषे चा पद का क्या है? लाभ है, प्रयोजन है। समझ गए? अगर नहीं लाएंगे तो इसका प्रयोग क्रियार्था क्रिया के साथ नहीं हो पाएगा, वही बता रहे हैं। इसे उदाहरण के लिए दे रहे हैं, पठितुम व्रजति। क्या कह रहे हैं? पठितुम व्रजति। पठितुम व्रजति। यहाँ पठितुम में कौन प्रत्यय है? तुमुन। तुमुन तुमुन है कि नहीं? जी, तुमुन है। पठितुम
समझे? हाँ। नकार का लोप हो गया है हाँ, और उकार का भी लोप हो गया, पठितुम लिखा है। पठितुम व्रजति, यानी क्या कहे, पठितुम माने पढ़ने के लिए, पठितुम मतलब पढ़ने के लिए जा रहे व्रज मतलब गमन क्रिया करता है, समझ गए? कह रहे पठितुम व्रजति यानी भविष्यकालिक पठन के लिए जाता है, इसका यही तो अर्थ होगा, पठितुम यानी पढ़ने के लिए व्रजति गमन करता यानी भविष्य में पढ़ेगा, इसलिए वो क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। जा रहा है। और दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं, पाठकः व्रजति, क्या कह रहे हैं, पाठ का व्रजति। पाठका है लेकिन उत्त होकर पाठको बन जाएगा, समझे? पाठको व्रजति, यहाँ पर किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ड़बुल का, ड़बुल में वो बचेगा, उ को अक हो गया है, समझे कि नहीं? तो पाठक बना है, पाठक से पाठ का प्रयोग हुआ है, ठीक है? तो पाठ का इसमें उत्त होकर पाठको लिखा हुआ है, ठीक है? संधि कार्य हो गया है, समझना। तो लिखा है पाठको व्रजति यानी पाठक यानी भविष्य में पढ़ने वाला जाता है, पाठको व्रजति, पाठक मतलब जो पढ़ने वाला है, तो पढ़ने के लिए व्रजत मतलब गमन क्रिया करता है, भविष्य में वो पढ़ेगा। पाठक मतलब कौन, पाठक किसको कहेंगे, जो पढ़ने वाला होगा उसे पाठक कहेंगे, है कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि पाठको व्रजति यानी भविष्य में पढ़ेगा, इसलिए जाता है। ये दोनों चीज समझ गए जी। यानी कि यहाँ पर पठितुम और पाठको, यहाँ पठितुम में तुमुन प्रत्यय है और पाठका में ड़बुल प्रत्यय है। किस सूत्र से हुआ है, तुमुन ड़बुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, समझ गए जी। तो यहाँ क्रियार्था क्रिया है, क्रियार्था क्रिया है, क्योंकि ये दोनों जगह जो गमन क्रिया हो रही है, ये पठितुम पढ़ने के लिए, ये भी पढ़ने के लिए, यानी भविष्य में जो वो पढ़ेगा इसलिए गमन क्रिया कर रहा है, यानी इस क्रिया को निष्पादित करने के लिए, पूर्ण करने के लिए वो गमन क्रिया कर रहा है। अगर हम विद्यालय चल के नहीं जाएंगे तो विद्यालय में पढ़ पाएंगे नहीं, ठीक है? तो विद्यालय में पढ़ने के लिए हमको गमन करना पड़ेगा, यानी जो हमारी गमन क्रिया है विद्यालय जाने के लिए वो क्या है, क्रियार्था क्रिया। बिना क्रियार्था क्रिया के हम उस क्रिया को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। और वो क्रियार्था क्रिया जो माने जो क्रिया हो रही है भविष्य में, उसी में किसका प्रयोग होता है, लिट का प्रयोग होता है, समझ गए? भू धातु से, अब फिर अब समझ गए इस सूत्र को, इस सूत्र में जितने पद है समझ गए? एकदम बढ़िया भैया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं। सामान्य अर्थ एक बात, लिट से छ, ठीक है? यानी भविष्यत अर्थ में लिट लकार होता, भविष्यत काल में जो धातु होती है, ठीक है? जो धातु भविष्यत काल को बताती है उस धातु से क्या होता है, लिट, लिट प्रत्यय। कौन प्रत्यय, लिट प्रत्यय, ठीक है? सामान्य नियम हो गया। कभी भी भविष्यत की बात होगी, करिष्याम, पठिष्याम, खादिष्याम, गमिष्याम, ठीक है? तो हम लिट का प्रयोग कर लेंगे। दूसरा चीज ये ध्यान देना है कि अनद्यतन भविष्य का जब प्रयोग होगा तो इस भविष्य का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनद्यतन में हम लुट का विधान पहले कर चुके हैं, ठीक? ये दो बात हो गई। फिर कह रहे शेषेचा, तो शेषेचा पद का क्या अर्थ है? अगर शेषेचा पद नहीं लाएंगे तो क्या होगा, तो अगर शेषेचा पद नहीं लाएंगे तो क्रियार्था क्रिया रहने पर हम भविष्यत काल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, फिर लिट का प्रयोग उसमें नहीं कर पाएंगे, समझ गए? तो शेषेचा का लाभ क्या है, कि शेषेचा का लाभ ये है कि शेषेचा पद से हम क्रियार्थायाम का अनुवृत्ति ला रहे हैं, यानी क्रियार्था क्रिया के रहते भी लिट का प्रयोग किया जा सकता है। और तुमुन लबुलो क्रियार्थायाम यानी जहाँ पर क्रियार्था क्रिया के विवक्षा में तुमुन और लबुल प्रत्यय होते हैं वहाँ पर भी हम लिट लकार कर पाएंगे, ये शेषेचा पद का लाभ है, समझ गए? ठीक, तो पठिष्यामिति व्रजति, मैं पढ़ूंगा इसलिए जाता है, तीनों का तात्पर्य एक ही है। जो ये पढ़े पठिष्याम इति व्रजति, पठितुम व्रजति, पाठको व्रजति, ठीक है? देखो इसमें किसका प्रयोग हुआ है, लिट का प्रयोग। किसका प्रयोग हुआ, लिट लकार, लिट, ठीक? यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, तुमुन का। यहाँ का किसका प्रयोग हुआ, ड़बुल का। तीन उदाहरण दिए गए हैं, इसका भी वही तात्पर्य है, इसका भी वही तात्पर्य है, इसका भी वही तात्पर्य। पठिष्याम इति व्रजति, ठीक है? पढ़ूंगा इसलिए वह जाता है, ऐसा वो सोच रहा है कि मैं पढ़ूंगा इसलिए वह जाता है, ये भी वही कह रहा है। पठितुम व्रजति, पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है? मैंने वो पढ़ेगा इसलिए वो जाता है। पाठको व्रजति, पढ़ेगा इसलिए वो जाता है जी। तो तीनों का अभिप्राय एक ही है, या तीनों एक ही बात बता रहे हैं कि मैं भविष्य में पढ़ूंगा, इसलिए ये व्रजत क्रिया को गमन क्रिया कर रहे हैं। ये बात हो गई स्पष्ट, तो अब लगा लीजिए, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं।
अब फिर आ गया, अब कौन धातु क्या है? भूसत्तायाम। कौन सी धातु है? भूसत्तायाम। भूसत्तायाम धातु से, ठीक है, भविष्य अर्थ की विवक्षा में एक भू धातु है। भू धातु किस अर्थ में है? भविष्य अर्थ में। किस अर्थ में मौजूद है ये धातु? भविष्य अर्थ में। इसलिए धातु से कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? लिट। कौन सा प्रत्यय होगा? किस सूत्र से? लिट से चा। ठीक है। हाँ। अब लिट का ये विधान कर चुके हैं कि लिट का प्रयोग कहाँ कहाँ हमको करना है, समझे कि नहीं? लिट का प्रयोग सामान्य भविष्य में होगा और क्रियार्था क्रिया के रहने पर लिट का प्रयोग होगा। तुम डबल के साथ भी लिट का प्रयोग किया जाता है, ये बता दिए हैं। अब लिट की सिद्धि माने लिट लकार के रूप कैसे चलेंगे उसकी प्रक्रिया को बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर भविष्य अर्थ में धातु है भू, इसीलिए धातु से होगा कौन प्रत्यय? लिट। ठीक है। लिट में री और टकार की संज्ञा होगी और लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? ला। क्या बचेगा? ला। अब इस ला के स्थान पर तिवादी आदेश हो जाएंगे, ठीक है। और तिवादी आदेश होने से उन्हें परस्मै पद आत्मनेपद पद विधान करके फिर, ठीक है, अगर हम विवक्षा क्या करेंगे कि प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में द्वैवचन सूत्र से कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? कौन प्रत्यय आ जाएगा? लकार के स्थान पर आ गया तिप प्रत्यय। सभी सूत्रों को लगाकर, ठीक है, यानी तिप्त सूत्र ने लगा सभी प्रत्ययों का विधान किया। परस्मै पद, ला परस्मै पदम ने परस्मै पद, तंगाना आत्मनेपद, ये सब कर दिया। ठीक। उसके बाद ये सूत्र लगाना है तिंगस तृण तृण प्रथम मध्यम उत्तमा। प्रथम मध्यम उत्तम का विधान हम जान चुके हैं। और तान्य एक वचन द्विवचनान बहुवचनान्यकसः, ये सूत्र भी जान चुके हैं। उनमें एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा किसकी है? ठीक है। तो अब हम विवक्षा कर देंगे कि हमें यहाँ पर एक वचन का प्रयोग करना है। तो द्विवचन एक वचन, इससे ले आए तिप। क्या आया? टिप। तो भू से हो गया ती। भू और ती, समझ गए जी। अब यहाँ पर पढ़े ही हो स्यातासील रीटो। क्या पढ़े हो? पहले तिंग, इसकी तो हो जाएगी तिंग से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। उसमें उसका कोई अपवाद थोड़ी होगा। ठीक है। तो इसकी हो जाएगी सार्वधातुक संज्ञा। कौन संज्ञा? कर्तरी सप आने लगे। ठीक है। अब कर्तरी सप, कर्तरी सप क्या है? वो कहता है कि सार्वधातुक कर्तार्थ में, ठीक है, सार्वधातुक परे होने में कर्तार्थ में धातु से सप होता है। ऐसा सार्वधातुक परे हो कर्ते अर्थे सार्वधातु की, यानी जो कर्तार्थ में सार्वधातुक है उसके परे होने पर धातु से सप होता, ये जान चुके हैं। तो कर्तार्थ में यहाँ पर हुआ ही है। ठीक है। इसीलिए यहाँ धातु से सप प्राप्ति हो रही है। लेकिन इसका निषेध कौन कर देगा? स्यातासील। उसने पहले बता दिया कि स्या और तास प्रत्यय दोनों क्रम से होते हैं, ली और लुट को। तो ली अर्थात ली है ही। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? और किससे होगा? धातु से। ये बात बताई जा चुकी है कि धातु से ही होगा। तो भू, स्या और ती हो गए जी। क्या हो गया? भू, स्या, ती। ये सवाद्य अपवाद है। सपादियों का क्या है? अपवाद है। ठीक है। अब आर्धातुकम शेषा और आर्धातुक संज्ञा से करने से आर्धातुक शेड वलादि हो जाएगा। इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? आर्धातुक संज्ञा। आर्धातुकम शेषा क्या कहता है? तिंग सिद्धभ्यो अन्यो विहिता धातु हो इति विहिता। तिंग और सित से भिन्न धातु, ठीक है, अन्य। तो ये तिंग और सित से दोनों से भिन्न है। और धातु हो इति विहिता, धातु कहकर ऐसा विधान किया गया हो, तो ये प्रत्यय धातु से तो विधान किया गया है। तो धातु से जो ऐसा प्रत्यय विधान किया गया हो उसकी आर्धातुक संज्ञा होती है, आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। और आर्धातुक संज्ञा होते ही आ जाएगा आर्धातुक शेड वलादि। वलादि आर्धातुक है जी। व से लेकर हल तक आता है सस्तर में। वलादि आर्धातुक परे, इसलिए वलादि आर्धातुक को क्या हो जाएगा? इट का आगम। तो हो जाएगा भू, ईट और स्या और ती। ये हो गया। ठीक है। अब सार्वधातु कार्धातु हो जाएगा। ठीक है। इसका व्यवधान नहीं माना जाएगा क्योंकि यद आगमस तदगुणी भूतास तदगृह्यन्ते, यही तो नियम था। मतलब जो आगम जिसको होता है वो उसकी गुणीभूत होता है और उसी गुणों को ग्रहण करता है। यानी इट का आगम आर्धातुक को हुआ है तो ये इट भी इसी आर्धातुक गुण को धारण करेगा, यानी इट भी आर्धातुक है।
ठीक है। तो आपको ये नहीं मानना कि यहाँ पर आर्धातु के बीच में ईट का व्यवधान है तो आर्धातु परे नहीं है तो इसको गुण कैसे होगा। ईट भी आर्धातुक है क्योंकि इसके गुण को इसने धारण कर लिया। समझ गए। तो अब कौन सा सूत्र है, सार्धातु का अर्धात कयो हो। तो यहाँ आर्धातु प्रत्यय परे है इसलिए ईगन तंग को क्या हो जाएगा, गुण। तो हो जाएगा ऊ को ओ, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा भो, और लगा देंगे एचो यवायावा, ठीक है, आदि कर देंगे तो हो जाएगा भाव। क्या बन जाएगा, भाव। और ये वकार हलंत है ये लग जाएगा। तब भाभी क्या हो गया, भाभी। और अब है स्या और ती, ठीक है। तो इसको मूर्धन्य हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आदेश प्रत्ययो सूत्र है कि नहीं, इण को तो इण परे है कि नहीं, ठीक है। इण से परे इण है कि नहीं, इण प्रत्यार में आ जाएगा। तो इण से परे इस मूर्धन्य दंत सकार को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार। ठीक है। इण कुभ्याम परस्य अपदांतस्य यानी तो इण और का वर्ग से परे जो अपदांत सकार, ठीक है, अपदांत उस प्रत्यय के अवयव सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। तो अपदांत सकार ये है और इण से परे है इसलिए इसको हो जाएगा मूर्धन्य सकार। तो भविष्य क्या बन गया, भविष्यति बन गया। अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भविष्यति तस लाएंगे तो भविष्यतः, और झी लाएंगे तो झोंता लगा देंगे भविष्यन्ति, फिर सिप लाए भविष्यसि, ठीक है। ये बोर्ड में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ आने लगा बस, ठीक है जी। भविष्यति क्या बना, भविष्य। अब रूप एक बार लिख लिया जाए जी। क्या बना, भविष्यति, भविष्यति मूर्धन्य, हाँ है भविष्यतः, भविष्यतः और भविष्यन्ति, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यावः, भविष्यामः और भविष्यामः। समझ गए जी। यहाँ पर तिप लाए, ती जोड़ दिए, जी। कुछ विशेष नहीं है, आसान है, एकदम आसान है, ठीक जी। समझ लो कि जैसे लट लकार का प्रयोग चला था वैसे चल रहा है। जी। केवल इसमें बीच में क्या स्या का प्रयोग हो रहा है, समझ गए। स्या का मतलब लिट में और इसका आगम हो रहा है, जी। ठीक। इसका आगम सब उसमें भी तो हुआ था, किसमें, लट लकार में कहा इट का आगम हुआ था। अरे वो तुम लुट की बात बता रहे हो, भविता भवितारों में बता रहा, हम उसका बता रहे कि अगर ये इट और से हटा दे जाए तो लट की तरह प्रयोग चल रहा है, ठीक है। तो इसमें लिट के कारण स्या आ रहा है और इस स्या वाला आधार तो मान की इट का आगम हो रहा है। प्रत्यय लाए भविष्यति, तस लाए तस जुड़ा है सकार वृत्त में भविष्यता। यहाँ पर झी प्रत्यय आया, झी को जोंता से अंतादेश किए भविष्य से हो गया। सिप प्रत्यय आया, जोड़ दे भविष्य से होगा, पकार का लोप भविष्य था, खस प्रत्यय था प्रत्यय भविष्यत। यहाँ पर मी प्रत्यय है, मी प्रत्यय है, यहाँ पर लग जाएगा सूत्र अतो दीर्घो यही, क्या लग जाएगा, और यहाँ पर भविष्य जो बना है झी को अंत्य आदेश होगा, इसलिए यहाँ पर स्या जो इस स्या का आकार है और अंत का जो आकार है इन दोनों में अतो गुण से पररूप हो जाएगा, ठीक है, एक जान चुके हैं। यहाँ पर भविष्यामि, भविष्यम बनना चाहिए लेकिन अतो दीर्घ यहीं से दीर्घ हो गए, यहाँ दिशा यहाँ परे है, या यहाँ दो, हाँ ठीक है। तो यहाँ परे है इसीलिए इसको दीर्घ होगा, तो भविष्यामि यहाँ पर भी दीर्घ होगा, तो दीर्घ यहीं से भविष्यावा, यहाँ पर भी भविष्यामा बन गया। अब देखो वृत्ति में और क्या लिखा है, ठीक है, यही तो लिखा है, पूरा प्रयोग लिखा है। स्याह इट मतलब स्या होगा और ईट होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अब सूत्र क्या आ रहा है, लोट चा, सूत्र आ रहा है लोट चा। अब लोट लकार का विधान कर रहे हैं, ठीक है। ये जान लिया जाए कि लोट का प्रयोग कहाँ होता है। अब देखो
सूत्र लोट चा। चा। ठीक है, अब अष्टाध्यायी में अगर आप इस सूत्र को देखेंगे, पहले देख लो इसमें पद क्या क्या है। तो ठीक है, लोट इसमें प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। चा इति अव्यय पदम, समझे कि नहीं? जी जी। चा क्या है? अव्यय अव्यय है। पद। और विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, इस सूत्र का पूरा अनुवर्तन लिंग को छोड़कर आ रहा है। ठीक है, लिंग का अनुवर्तन नहीं आ रहा है, बाकी पूरे पदों का अनुवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो जो ये है विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु, कौन सा विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन, समझ गए? और धातु, ये तो अधिकृत है ही, यानी धातु से। ठीक, धातु अर्थात धातु से। अब देखो जो कह रहे हैं लोट चा, क्या कह रहे हैं? लोट चा। इसमें अब चकारांत, इन्हीं सबका ग्रहण हो रहा है। किसका किसका? विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना। ठीक जी। ये सूत्र कहाँ पढ़ा गया है? तो तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में 162 सूत्र और 162 पे है। तो 161 नंबर सूत्र पे आएगा सूत्र विधि निमंत्रण आमंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। क्योंकि इसकी वृत्ति क्या लिख रहे हैं? देखो, विधि आदि अर्थेषु, ये धातु विद्यादि अर्थेषु धातु हो लोट स्यात्, समझे कि नहीं? विधि आदि अर्थों में धातु से लोट लकार होता है। ठीक है, जब वो धातु किस अर्थों में रहेगा? विधि आदि अर्थों में, विधि तब निमंत्रण उससे कौन सा प्रत्यय होगा? लोट प्रत्यय। ये पांच जगह है। अब विधि, ठीक है, विधि बता रहे हैं आदि पद से किसको किसको जानना है? आदि जो लिख रहे हैं, विधि आदि, क्या लिख रहे हैं? विधि आदि। तो आदि से देखो, जिसके पूर्व वाले सूत्र में है इतने पद, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना और प्रार्थना। ठीक है जी, समझो, जी। इन इतने अर्थों में धातु से लोट लकार होगा, लोट लकार या लोट प्रत्यय होता है। समझ गए जी। विधि, इसको विधि ध्यान अर्थ किया में, जाए। निमंत्रण अर्थ में, निमंत्रण दिया जाए। आमंत्रण अर्थ में, अधीष्ट में, संप्रश्न और प्रार्थना में। अब इसको जान ले रहे हैं, विधि मतलब जैसे कौन किसी ने परेशान हो, हम बता रहे हैं। जी, जी। ठीक है, विधि, विधि मतलब अपने से छोटे सेवक आदि को या आज्ञा देना, आदेश देना विधि कहलाता है। अपने से छोटे को आज्ञा देना क्या कहलाता है? विधि कहलाता है। यथा कोई अपने सेवक से कहे जलम भवान आनयत, क्या कहा? जलम भगवान आनयत। जलम भवान, भवान जलम आनयत, आप जल लाएं। तो आदेश किए कि नहीं? जी। विधि किए, जी। सेवक से विधि किए, मतलब बताए उसको कि भगवान मतलब आप जलम, जल को आनयत मतलब लाइए। ठीक है, तो ये विधि हो गया। इस अर्थों में जो आनयत क्या प्रयोग किए? आनयत, क्या लिखिए? आनयत, है कि नहीं? तो इन अर्थों में भी लोट का प्रयोग होता है। ठीक है जी। अब आनयत यहाँ पर किस लकार का प्रयोग है? लिंग का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? लिंग लकार। लिंग तो है, आनयत भवेत, समझे कि नहीं? आनयत जो लिखा है इसमें किसका प्रयोग है? लिंग का। लेकिन इसमें लोट का भी प्रयोग होता है। नहीं, लोट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यथा, और दूसरा बात कह रहे हैं, भवानी वस्त्राणि प्राक्षालयेत, यानी भगवान मतलब आप वस्त्रों को प्रक्षालन धोइए, धुलिए। तो ये विधि आदि हो गया। अपने से छोटे को क्या कर रहे हैं? विधि की आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये विधि हो गया। इन अर्थों में लोट का प्रयोग होता है। दूसरा है निमंत्रण। क्या है? निमंत्रण, यानी आवश्यक कर्तव्य प्रेरण को निमंत्रण कहते हैं जी। अर्थात ऐसी प्रेरणा जिसे यदि पालन ना किया जाए तो प्रत्यय यानी पाप लगता हो। मतलब कोई आवश्यक प्रेरणा की आवश्यक कर्तव्य हो। क्या हो? आवश्यक कर्तव्य हो, निमंत्रण उसे कहते हैं। निमंत्रण और आमंत्रण में अंतर होता है कि नहीं? निमंत्रण तो जाना ही है। निमंत्रण मतलब कर्तव्य वो आवश्यक हो जाता है, निमंत्रण आवश्यक है। वही तो बता रहे हैं कि निमंत्रण ऐसी कह रहे हैं, अर्थात ऐसी प्रेरणा जिसे यदि पालन ना किया जाए तो दोष लगता है, पाप लगता है।
है कि नहीं जी। ऐसा समझना चाहिए। जैसे श्राद्ध आदि में जाना किसी आवश्यक। अन्य श्रोत्रिय भोक्ता के न मिलने पर यदि कोई ब्राह्मण अपने दौहित्र आदि को कहे हाँ। कि ये भगवान भुंजीत, जीत ये भगवान भुंजीत आप यहाँ भुंजित खाएं, भोजन कीजिए, आप यहाँ भोजन कीजिए, समझे कि नहीं? जी जी। तो ध्यान रहे कि यदि दौहित्रादि ऐसे श्राद्ध भोजन के लिए इनकार करेगा तो स्मृति शास्त्रानुसार उसे पाप का भागी होना पड़ेगा। मतलब अगर कोई उसको नहीं मिल रहा है, अब आप ब्राह्मण हैं, आपको बुलाया कि आप भगवान भुंजीत, ये भगवान भुंजीत आप यहाँ खाएं, लेकिन अगर आप उसे मना कर दिए तो आपको पाप लगेगा, स्मृति के अनुसार कह रहे हैं। तो यानी कि हमको ये समझ रहा है निमंत्रण अर्थात कोई आवश्यक कर्तव्य जिसे करना अनिवार्य हो, ठीक है। तो ये होगा निमंत्रण। अब दूसरा क्या है? आमंत्रण। क्या है? इच्छा। आमंत्रण ऐसी परिवर्तना का नाम आमंत्रण है जिसे कामचारिता होती है, अर्थात करना या न करना इच्छा पर निर्भर होता है, समझे नहीं? आमंत्रण जैसे कई वो लोग कहते हैं आमंत्रण मिला है, तो आमंत्रण क्या होता है? कामचारिता, इच्छा के ऊपर होता है, किया जाए या ना किया जाए, लेकिन निमंत्रण जो होता है वो आवश्यक होता है, ठीक है, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन आमंत्रण में आपकी इच्छा के ऊपर है, तो वही बता रहे हैं, ठीक। अर्थात करना या न करना आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है, करने से पुण्य या न करने से पाप नहीं होता है। यथा जैसे उदाहरण कहे यहाँ आसीत, यही आसीत भवान, आप यहाँ बैठे, जैसे आप कहीं खड़े हैं, कोई कह दिया यही आसीत भवान, आप यहाँ बैठे, आसीत मतलब बैठिए, जी मतलब यहाँ, भवान मतलब आप, ठीक। तो यही आसीत भवान, आप यहाँ बैठे, यहाँ बैठना या ना बैठना श्रोत्रा की इच्छा पर निर्भर है। बैठेगा इसमें कामचारिता, बैठने में कोई ना पुण्य है ना बैठने में कोई पाप है। आप खड़े, किसी ने कह दिया यही आसीत भगवान, तो आप बैठे या ना बैठे, ये श्रोत्रा जो मतलब जो श्रोता है उसकी इच्छा के ऊपर है, ठीक। दूसरा क्या है? अधीष्ट। क्या है? अधीष्ट। ये चौथा है, ठीक है। पहला हो गया विधि, दूसरा हो गया निमंत्रण, तीसरा हो गया आमंत्रण, और है अधीष्ट, ठीक है, समझे? जी। विधि किसे कहते हैं? निमंत्रण आमंत्रण जी। अब अधीष्ट किसे कहते हैं? तो अगर अधिष्टम नाम सत्कार पूर्वको व्यापार, क्या कहे? अधिष्टम नाम सत्कार पूर्वको व्यापार, यानी कि किसी बड़े या गुरु आदि को सत्कार पूर्वक किसी कार्य करने की प्रेरणा देना अधीष्ट कहलाता है। मतलब अब छोटे को तो आदेश देते हैं, लेकिन बड़े को तो आदेश आज्ञा दे नहीं सकते, तो यानी किसी बड़े को या गुरु आदि को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा देना, ये सलाह दे सकते हो कि गुरुजी ऐसा करिए, नहीं कोई आपसे बड़ा है तो ऐसा करिए। तो जो ये सलाह आप दे रहे हैं, जो ये प्रेरणा दे रहे हैं, ये क्या है? अधीष्ट। क्या कहते हैं? अधीष्ट। जैसे क्या कहे कि उदाहरण के लिए पुत्रम अध्यापयेत भवान, आप कृपया मेरे पुत्र को पढ़ाइए। कोई अध्यापक को अभिभावक आया अपने पुत्र को लेकर कि गुरुजी, तो कह दिया पुत्रम अध्यापयेत भवान, आप मेरे पुत्र को पढ़ाइए, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। ये आदेश नहीं है, ठीक है, ये आदेश है, मतलब सत्कार पूर्वक कह रहे हैं कि आप मेरे पुत्र को पढ़ाइए, ठीक है। ये हो गया अधीष्ट। अब संप्रश्न है। क्या है? संप्रश्न। किसी बड़े के समीप किसी बात का संप्रसारण यानी निश्चय करना संप्रश्न कहलाता है। मतलब किसी के पास आपसे जो श्रेष्ठ है उसके पास अपने बातों का या किसी प्रश्न का निश्चय करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? संप्रश्न। उसका निर्धारण करना। जैसे किसी विज्ञ से पूछे किम भोः वेदम अधीय उत तर्कम, क्या मैं वेद पढ़ूं या तर्क शास्त्र, ठीक है। अपने किसी श्रेष्ठ के पास गए, अपने जो आपसे अधिक ज्ञानी हो, ठीक है, उसके पास आप गए तो क्या पूछे कि किम भो वेदम अध्यापनीयम, वेदम अधीय उत तर्कम, क्या मैं वेद शास्त्र पढ़ूं या तर्क शास्त्र पढ़ूं। तो इस प्रकार जब किसी बड़े के पास जाकर हम ऐसा प्रश्न करते हैं तो उसे ही करते हैं संप्रश्न। क्या कहते हैं? संप्रश्न। और क्या है? प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। यहाँ पर मतलब ये समझ गए, संप्रश्न में निश्चय अर्थ के लिए पूछा जा रहा है।
जब किसी अपने बड़े से निश्चय करना हो कि मैंने आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए हमें कि हम वेद पढ़ें या तर्कशास्त्र पढ़ें, तो ये निश्चय के लिए पूछा रहा कि आप निश्चित करिए इसको। तो ऐसे निश्चयार्थ के लिए जब कोई पूछा जाए तो उससे संप्रश्न कहते हैं। अब है प्रार्थना, यानी मांगने का नाम क्या है? प्रार्थन। मांगने का नाम क्या है? कुछ मांग जैसे कि भो भोजनम लभीय, मैं भोजन पाना चाहता हूँ। भो भोजनम लभीय, हे मैं भोजन पाना चाहता हूँ। तो ये प्रार्थना है। ठीक है, किसी से मांगना ही क्या है? प्रार्थना। ठीक है, इन अर्थों में, ठीक है, इन अर्थों में विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न और क्या है? प्रार्थना। इन सब का क्या है? इन सभी अर्थों में भी लोट लकार का प्रयोग होता है। पूर्व में इन सभी लकारों से किसका विधान किए हैं? लिंग का। अब लिंग नहीं पढ़े हैं, लेकिन अष्टाध्यायी क्रम में देखेंगे तो लोट चा के एक सूत्र पहले ही विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेश लिंग सूत्र है। ठीक है, यानी विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न इन सभी का विधान लिंग लकार में किया जा चुका कि धातु से जब ये अर्थ ज्ञात होंगे, माने इन अर्थों में जब धातु होगी तो वहां पर लिंग का प्रयोग होता। फिर उसी के बाद सूत्र कहते लोट चा, और लोट लकार भी होता, यानी इन्हीं अर्थों में लिंग भी होता है और लोट भी होता। समझ गए? तो वही बता रहे हैं। तो दोबारा बताइए क्या समझ में नहीं आप क्या लोट वाला ये क्या? लिंग भी होता है, लोट भी होता है। जैसे अष्टाध्यायी में देखोगे जी, तो इसके ऊपर सूत्र कौन है? विधि निमंत्रणामंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। अच्छा, ठीक है, प्रार्थनेषु यानी इन सभी अर्थों में लोट लगा लिंग होता है, लिंग लगा भी होगा, लिंग का प्रयोग होता है। फिर उसी के तुरंत बाद सूत्र पर लिख दिए लोट चा, और लोट लकार भी होता है। इन दोनों अर्थों में, सभी अर्थों में लोट का भी प्रयोग जी, होता। जी, समझ आ गया। विधि का होता ये, लोट का भी प्रयोग होता। समझ गए? जी, समझे? आप देखिए, और ये भी जान गए विधि किसे कहते हैं? निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना, ये किसे कहते हैं? पता चल गया? जी, ठीक है। जी, समय कितना हुआ? मतलब 50 होने वाला है। ठीक है, तो एक सूत्र और पढ़ लिया जाए। जी जी, बिल्कुल इसके बिल्कुल। बाद फिर कर। ठीक, जी जी, एक सूत्र है। हाँ, सीसी लिंग लिटो। सूत्र तो बहुत है, हाँ, अभी 13 सूत्र है। हम पढ़ाने के लिए कहें एक सूत्र है। मतलब कि देखो समझ में आना चाहिए तुम्हारी। ठीक है, अब क्या सूत्र है? आशीषी लिंग लोटो। सूत्र क्या है? आशीषी लिंग लोटो। ये भी विधि सूत्र है। ठीक है, जी जी, आशीषी लिंग लोटो। लोटो, आशीष लिंग लोटो। देखो आशीषी, आशीष में क्या है? सप्तमी एक। क्या है? सप्तमी एक है कि नहीं? जी, और लिंग लोटो, यहाँ प्रथमा विभक्ति द्विवचन। जी, लिंग लोटो में कौन सा प्रथमा है? विभक्ति द्विवचन, इसमें प्रथमा द्वितीया। क्या हुआ? इसमें क्या है? सप्तमी एक। इसमें क्या है? प्रथमा द्वि। ठीक है जी, और धातु हो प्रत्यापरश्च, ये तीनों का अधिकार तो आज किसी अध्याय में पढ़ा गया है। जी जी, ठीक है, यानी ये सब प्रत्यय हैं, पर में होते हैं। लिंग और लोट ये सब प्रत्यय है ना, और किन अर्थों में होते हैं? तो आशीषी। अभी लोट का विधान किए हैं, लिंग का। ठीक है, देखो ध्यान देना। जी जी, जो अभी विधि आदि जो अर्थ पढ़े हो, विधि आदि, ठीक है, इन विधि आदि अर्थों में दोनों लकारों का विधान किया गया है। किसका किसका? लिंग का और लोट का। लिंग का भी विधान किया गया है और लोट का भी विधान किया गया है। किन अर्थों में? विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न और प्रार्थना, इन अर्थों में इन दोनों लकार का प्रयोग होता है। समझ गए? आप बता रहे आशीषी यानी आशीर्वाद अर्थ में लिंग लोटो, लिंग और लोट का प्रयोग होता है। यानी अब आशीर्वाद अर्थ में भी लिंग और लोट का विधान कर रहे। इतने को तो बता दिए, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना, कि इतने में भी लिंग लोट का तो होता है। लेकिन आशीष यानी आशीर्वाद अर्थ में भी लिंग लोटो, लिंग और लोट का प्रयोग होता है।
ठीक है, जब धातु से, ठीक है, जी। धातु आशीर्वाद अर्थ में हो, हाँ, कैसे जैसे अर्थ में इस हो? 6 में जैसे निमंत्रण आमंत्रण आदि, इससे अगर जैसे आशीर्वाद भी है हाँ, तब वो भी 6 को तो विधान किए हैं और इसको भी अलग ऐसा से सूत्र लिख रहे हैं कि अगर आशीर्वाद अर्थ में भी है जी। तब भी लिंग और लोट का प्रयोग होता है। जी ठीक है जी। तो आशीर्वाद अर्थ में जो धातु, किस अर्थ में? आशीर्वाद अर्थ में जो धातु, उस धातु से लिंग और लोट प्रत्यय होता है। ठीक है। तो लिंग का विधान तो आगे जब लिंग लकार आएगा तो उसका प्रक्रिया पढ़ेंगे जी। यहाँ पर लोट लकार चल रहा है जी। ठीक, तो यहाँ पर लोट का विधान किया जाएगा। अब देखो, कह रहे वक्ता किसी दूसरे के लिए अप्राप्त इष्ट वस्तु की कामना करना आशीर्वाद कहता, यानी वक्ता का किसी दूसरे के लिए अप्राप्त इष्ट वस्तु की कामना करना आशीर्वाद कहलाता। ठीक है, वक्ता जो है वो किसी दूसरे जो अप्राप्त वस्तु है, कैसी वस्तु है? तो उसकी जो कामना करता है वही क्या कहलाता है? आशीर्वाद। क्या कहलाता है? आशीर्वाद। ठीक है, वही बता रहे हैं। जैसे किसी को कहें क्या? चिरंजीव, क्या कहे? चिरंजीव पुत्रस्ति भवतात। चिरंजीव मतलब क्या हो? चिरंजीव पुत्रस्ते भवतात, ते पुत्र मतलब आपका पुत्र चिरंजीवी हो, भवतात मतलब हो। तो ये जो भवतात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भवतात आशीर्वाद में, ये किस अर्थ में बनेगा? आशीर्वाद अर्थ में। ठीक है। हाँ। और विधि निमंत्रण आमंत्रण में तो भवतु बनेगा। क्या बनेगा? भवतु भवताम भवन्तु, इससे प्रयोग चलेगा। अभी जब हम लोट का प्रयोग करेंगे तो क्या प्रयोग चलेगा? भवतु भवताम भवन्तु, ती प्रत्यय आएगा, एरू लग जाएगा, भवतु बन जाएगा। भव जहाँ भवति बनता है वहाँ भवतु बन जाएगा। समझे कि नहीं? लेकिन अगर ठीक है आशीर्वाद अर्थ में फिर तो इस धातु का प्रयोग होता है। तो आशीर्वाद अर्थ के लिए ये नियम दे दिए हैं। आशीर्वाद अर्थ में भी पूरा रूप वैसे चलेगा। ठीक है, लोट और लिंग का पूरा प्रयोग वैसे चलेगा, लोट का प्रयोग पूरा वैसे चलेगा, लिंग का भी चर्चा नहीं करना है, लोट का। ये भवतु भवताम भवन्तु ये तो बनेगा विधि आदि अर्थों में, लेकिन ये भवतु भवताम भवन्तु पूरा वैसे आशीर्वाद में बनेगा, लेकिन दो जगह बदले रहेगा। यानी भवतु यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन और माने प्रथमा कह रहे हैं, प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन, क्योंकि वहां पर सी आदेश हो जाएगा और वहां पर वहां पर सी रहता है, यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक है, और सी और ही के स्थान पर क्या हो जाएगा? तात। क्या हो जाएगा? तो इसीलिए दो जगह ये ध्यान रखना कि आशीर्वाद अर्थ में लोट में कहाँ परिवर्तन आएगा? केवल मध्यम पुरुष एक वचन और प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? भवतात। क्या बनेगा? भवतात। और बाकी पूरा वैसे ही चलेगा। वहां पर विधि आदि अर्थों में भवत बनता है, इसमें क्या बनेगा? भवतात। समझ गए? तो आगे कल प्रयोग जब बनाएंगे हम लोग रूप की सिद्धि करेंगे तो फिर आगे समझेंगे। ये दोनों सूत्र समझ गए जी। लेट सूत्र पढ़े, लेट से चा, लेट लकार का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको जाने। और अब दूसरा जो हम दूसरे लकार का जो चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, लोट लकार। किस लकार का? जो कौन सा लकार? पांचवा है जी हैं? जी। लट पढ़े, लिट पढ़े, लुट पढ़े और लिट पढ़े। अब आ रहा है लोट। ठीक है, तो अब लोट का विधान किन किन अर्थों में होता है ये जान चुके हैं। विधि आदि अर्थों में, यानी विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न, इस अर्थ में जब धातु होगी तो उससे लोट प्रत्यय होगा, और आशीर्वाद अर्थ में जब धातु होगी तो उससे भी लोट प्रत्यय होता है। समझ गए इस बात को? अब आगे ठीक है, अब आगे इसकी प्रक्रिया कल देखी जाएगी। इतना विषय लगाइएगा। चलो, नमो नमः।